हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम दर्पण की इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी परीक्षाओं से संबंधित कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है। तो दोस्तों, आज की अपन की जो क्लास होनी है वो क्लास पॉलिटी से संबंधित होनी है। आप सभी को पता है कि पॉलिटी या फिर यूं कहूं संविधान एक ऐसा विषय है जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत इससे प्रश्न लिए जाते हैं, प्रश्न उठाए जाते हैं और इसका एक फिक्स वेटेज रहता है, जिससे प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न आने अनिवार्य हो जाते हैं। और करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा भी पॉलिटी का बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ से प्रश्न बनाने की, परीक्षक के द्वारा प्रश्न तैयार करने की ज्यादा से ज्यादा उम्मीदें रहती हैं। तो दोस्तों, आज अपन भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में चर्चा करते हुए पॉलिटी की शुरुआत करेंगे। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो कंटेंट होगा ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, स्टेनोग्राफर, बैंक, पीओ, रेलवे, पुलिस, सीटेट, सीईटी और अदर जितने भी अपनी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं रहती हैं, जिनमें पॉलिटी या संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के सिलेबस को कवर किया जाएगा इन क्लासेस के माध्यम से। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस क्लास से जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस क्लास को शेयर करें, ताकि हम भी मोटिवेटेड हुए हों और आपके अन्य मित्रों को भी इन क्लासेस का फ़ायदा मिल सके। आपके लाइक करने से, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने से, शेयर करने से हमें भी एक मनोबल प्राप्त होता है। तो उम्मीद करूंगा कि आप इस मनोबल को बनाए रखने में हमारी मदद करेंगे और अपनी परीक्षा तैयारी में हमारे महत्व को समझते हुए हमारी क्लासेस को अटेंड जरूर करेंगे। अब आज अपन बात करते हैं भारतीय संविधान के निर्माण की। बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि प्रत्येक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, जो भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, उसमें पॉलिटी एक थोड़ा सा डाउट और रहता है। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस, ये चार शब्द जो हैं, इन चार शब्दों में थोड़ा सा डाउट रहता है, जिनको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अब देखिएगा, इनका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताता हूँ। पॉलिटी यानी राजव्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, पॉलिटिक्स यानी राजनीति और पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान, ये इनके हिंदी अनुवाद हैं। अब अपन समझने का प्रयास करते हैं इस चीज को कि इनका अलग अलग अर्थ होता क्या है। तो देखिएगा, पॉलिटी जो राजव्यवस्था है, राजव्यवस्था जो है वो होती है कॉन्स्टिट्यूशन का यानी संविधान का अप्लाइड रूप। ठीक है। अब अपन यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि संविधान क्या होता है। ठीक है, संविधान के बारे में थोड़ा सा अपन जानते हैं कि संविधान होता क्या है आखिर। अब आप अगर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी रहे हों या फिर अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी, लेकिन हिंदी तो आपने जरूर पढ़ी होगी, और हिंदी में आपने एक विषय, एक टॉपिक पढ़ा होगा, संधि।
और संधि में आपने संधि विच्छेद पढ़ा होगा। जैसे कि अपन संविधान का संधि विच्छेद अगर करें तो अपने पास शब्द आता है समधन विधान। विधान का अर्थ अपन लगा सकते हैं विधि से या फिर कानून से या फिर नियम से। यानी कि विधान का अर्थ अपन विधि भी ले सकते हैं, कानून भी ले सकते हैं, नियम के रूप में भी समझ सकते हैं। और सम का अर्थ होता है समान रूप से। क्या होता है? समान रूप से, यानी समान। तो इससे अपन को पता चलता है कि संविधान का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो वो होता है कि समान रूप से लागू किए गए कानून, नियम या विधि। यानी कि विधि शास्त्र की वह पुस्तक जिसमें लिखे गए सभी नियम, कानून, कायदे जितने भी होते हैं वे सभी पर, देश के सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू होंगे, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, नस्ल या संप्रदाय से संबंधित क्यों ना हो, उस पर यह कानून समान रूप से लागू होंगे, कार्य करेंगे। अब देखिएगा सभी को इस बात का इल्म है, सभी को इस बात का पता है कि हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो अब सभी के मन में एक स्वाभाविक सवाल ये उत्पन्न हो रहा है और होना भी चाहिए कि 26 जनवरी 1950 तक, 26 जनवरी 1950 के बाद संविधान लागू हुआ, यानी कि सभी के लिए समान कानून थे। तो क्या 26 जनवरी 1950 से पहले सभी के लिए समान कानून नहीं थे, सभी के लिए समान नियम नहीं थे? तो इसका उत्तर मैं आपको अगले स्लाइड पर देता हूं कि नहीं थे। क्या नहीं थे? सभी के लिए समान नहीं थे। अब इसको अपन थोड़ा सा इतिहास से जोड़ करके देखते हैं। तो अपन को पता है कि 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ। उससे पहले 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ। तब तक के लिए, यानी कि 15 अगस्त 1947 तक हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन रहा। उससे पहले जो था मुगल था, मुगलों का शासन था, दिल्ली सल्तनत का शासन था और राजपूत शासन था। और इसी प्रकार इतिहास में जब अपन आगे से आगे, पीछे से पीछे देखते हैं तो अपन को पता चलता है कि अलग अलग राजवंशों का शासन भारत पर था। इन सभी के काल में सभी के लिए समान कानूनों का प्रावधान नहीं था। सभी के लिए समान कानूनों का प्रावधान नहीं था। अंग्रेजों के समय भारतीयों को अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों का पालन करना पड़ता था और उनके आधार पर ही उन्हें सजा भी मिलती थी। इसी प्रकार मुगलों के समय में धर्म के आधार पर कानूनों का समान वितरण नहीं देखा गया। धर्म के आधार पर अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग नियम, कानून, कायदे थे। इसी प्रकार दिल्ली सल्तनत के समय भी था और इसी प्रकार राजपूत काल के समय भी था। यहां से मैं आपको समझाना यह चाह रहा हूं कि संविधान निर्माण से पहले भारत में सभी लोगों के लिए समान रूप से कायदे कानूनों का प्रावधान नहीं था। यानी कि संविधान लागू होने के बाद ही कानून के समक्ष समानता का जो आदर्श है वो सामने अपन को दिखाई देता है। ये तो हो गई संविधान की बात। उसके बाद आई पॉलिटी। तो पॉलिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का अप्लाइड रूप है, व्यवहारिक रूप है। यानी कि मैं आपको यूं समझाना चाह रहा हूं कि जब कोई कानून, कोई नियम संविधान में लिखा जो गया है वो तो संविधान के रूप में है, लेकिन जब उसका व्यवहार में उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है तो उसे राज व्यवस्था कहते हैं। ठीक है। पॉलिटिक्स में आप सभी को पता है राजनीति आती है, जिसमें राजनीति लोग करते हैं, राजनेता होते हैं, वे सभी चुनाव लड़ते हैं, ये सभी राजनीति के पहलू हैं। वहीं अगर पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान की अपन बात करें तो राजनीतिक विज्ञान में
राजनीति के जो सिद्धांत हैं, मूल रूप से जो सिद्धांत हैं वो राजनीतिक विज्ञान में आते हैं। तो अपन को ना तो पॉलिटिक्स पढ़नी है, ना ही पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, अपन को पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, यानी कि संविधान और राज्य व्यवस्था अपन को पढ़ना है। इसी से हमारे प्रश्न पत्र में अपन को प्रश्न मिलेंगे और यही हमारे लिए सर्वाधिक उपयोगी चीज है। तो देखिए, आपको मैं बता दूं कि अपने पेपर में, चाहे वह किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का हो, चाहे एसएससी का हो, बैंक का हो, या फिर रेलवेज का हो, इन सब में कम से कम 6 से 10 प्रश्नों के बीच पॉलिटी के प्रश्न होते ही होते हैं। और इनका जो वेटेज है ये कम कभी नहीं होता। पॉलिटी के प्रश्न, चाहे किसी अन्य विषय के प्रश्न कम हो जाए, लेकिन पॉलिटी के प्रश्न कम नहीं होते कभी भी, क्योंकि इसका कारण एक ये भी रह जाता है कि यह हमेशा चर्चाओं में बना रहने वाला विषय है, यानी कि करंट में भी इसके सवाल बनते रहते हैं। अब जैसे कि होम मिनिस्टर महोदय श्रीमान अमित शाह जी ने अपनी लोकसभा स्पीच में जम्मू कश्मीर का जो आरक्षण है उसकी बात कही। तो अब ये आरक्षण जो मूल अधिकार वाला सिस्टम है, अनुच्छेद 15 और 16, वहां से अपन को प्रश्न देखने को अगली आने वाली परीक्षाओं में मिल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये प्रश्न जो है कोर्ट के जो भी अपने निर्णय आते हैं वो भी पॉलिटी से संबंधित होते हैं। इसलिए यह हमेशा चर्चाओं में रहने वाला, करंट में रहने वाला विषय है। इसलिए अपन को इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और इसको पढ़ते रहना चाहिए। इसी को मद्देनजर रखते हुए अपन आज से पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। देखिएगा, वैसे तो पॉलिटी का विस्तार बहुत बड़ा है, लेकिन अपन इसमें मुख्य रूप से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। उन टॉपिक्स के नाम मैं आपको बता रहा हूं। आपको नोट्स अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो साथ साथ में उनका नाम लिखते चलें। सर्वप्रथम तो अपना जो टॉपिक होगा वो होगा भारत का संवैधानिक विकास। पहला अपना टॉपिक होगा भारत का संवैधानिक विकास। वहीं अपना दूसरा टॉपिक होगा संविधान सभा। अगला अपना टॉपिक होगा उद्देशिका, प्रियम्बल, प्रस्तावना। उसके बाद होगा संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। पांचवा होगा नागरिकता यानी सिटीजनशिप। फिर होगा मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद अपन पढ़ेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व। तत्पश्चात अपन मूल कर्तव्य। उसके बाद संघीय कार्यपालिका। उसके बाद अपन संसद पढ़ेंगे। इसमें आगे के जो टॉपिक हैं वो है राज्य विधानमंडल, स्थानीय स्वशासन, न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध, महान्यायवादी, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय जांच एजेंसियां, राजभाषा, आपात उपबंध और संविधान संशोधन। ये लगभग 20-22 टॉपिक हैं अपने सिलेबस में, जिन्हें अपन इन कक्षाओं के माध्यम से कवर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास को अपन बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और अपन शुरू करते हैं संविधान सभा शब्द से। किस शब्द से? संविधान सभा से। एक शब्द अपन पढ़ते हैं संविधान सभा। इसका अर्थ होता है संविधान निर्मात्री सभा भी इसको अपन कहते हैं, और इसका अर्थ होता है संविधान को
निर्मित करने वाली या संविधान को बनाने के लिए नियुक्त किए गए व्यक्तियों का समूह ही संविधान सभा कहलाती है। अब यहां से आप अपने नोट्स प्रिपेयर करना चालू कर सकते हैं और सबसे पहले संविधान सभा की यानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परिभाषा लिखते हुए आप लिख सकते हैं कि संविधान का निर्माण करने के लिए गठित समिति या नियुक्त व्यक्तियों का समूह ही संविधान सभा कहलाता है। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं संविधान सभा शब्द जो है वो सर्वप्रथम यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शब्द जो है वो सर्वप्रथम किस आदमी ने दिया, तो ये जो है ये सबसे पहले ये शब्द सर हेनरी मेन ने दिया। किसने दिया? सर हेनरी मेन ने दिया। कौन सा शब्द? संविधान सभा शब्द किसने दिया? सर हेनरी मेन ने। ये महोदय श्रीमान सर हेनरी मेन कौन थे? तो सर हेनरी मेन थे ब्रिटेन के, कहाँ के? ब्रिटेन के कानूनविद थे। कौन थे? ब्रिटेन के कानूनविद। कौन थे? सर हेनरी मेन। और सर हेनरी मेन ने किस शब्द को उद्धृत किया? तो सर हेनरी मेन ने संविधान शब्द सर्वप्रथम दिया। और संविधान सभा जो शब्द है वो संविधान सभा जो शब्द है उसको अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। आगे के बात समझ में फिर से रिवाइज कर लें एक बार। संविधान सभा शब्द ब्रिटेन के कानूनविद सर हेनरी मेन द्वारा सर्वप्रथम दिया गया। अपने नोट्स में मेंशन कर लें, ये लाइन आप लिख लें कि संविधान सभा शब्द सर्वप्रथम ब्रिटेन के कानूनविद सर हेनरी मेन द्वारा दिया गया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। संविधान सभा शब्द ब्रिटेन के संविधान सभा शब्द सर्वप्रथम ब्रिटेन के कानूनविद सर हेनरी मेन द्वारा दिया गया। अब यह शब्द तो सर्वप्रथम ब्रिटेन के कानूनविद द्वारा दिया गया, लेकिन इसको सर्वप्रथम जो इसका व्यावहारिक रूप है, प्रैक्टिकल फॉर्म जो इसकी है, व्यावहारिक रूप में संविधान सभा को अपनाया किसने? तो सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस ने। किसने अपनाया? अमेरिका और फ्रांस ने सर्वप्रथम व्यावहारिक रूप में संविधान सभा को अपनाया। यानी कि संविधान सभा का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? तो अमेरिका एवं फ्रांस ने किया। संविधान सभा शब्द सर्वप्रथम ब्रिटेन के कानूनविद सर हेनरी मेन द्वारा दिया गया तथा इसको सर्वप्रथम व्यावहारिक रूप से अमेरिका और फ्रांस द्वारा निर्मित किया गया। अब अपन बात करते हैं भारत की। भारत की बात करते हुए अपन चर्चा करेंगे भारत यानी इंडिया। इंडिया की चर्चा करते हुए अपन बताते हैं, सर्वप्रथम एक लाइन आप लिखिए, अपने नोट्स में मेंशन कीजिए कि भारत में संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक पेश करके की गई। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। भारत में संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा
स्वराज विधेयक के माध्यम से रखी गई। कब रखी गई? 1895 में। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और किसके माध्यम से रखी गई? स्वराज विधेयक के माध्यम से। स्वराज विधेयक के माध्यम से। भारत में संविधान सभा की मांग जो थी वो सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने रखी थी कि हमें अब अपना संविधान चाहिए और संविधान के लिए अपन को संविधान सभा का निर्माण करना होगा। और ये किसके माध्यम से रखी? स्वराज विधेयक या स्वराज बिल के द्वारा इस मांग को बाल गंगाधर तिलक ने सन 1895 में रखा था। उसके बाद 1905 ईस्वी में, कब? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हो गया। क्या हो गया? बंगाल विभाजन। यह शुरुआती कक्षा है, इसमें आपको पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए थोड़ा सा इतिहास से जुड़ने की अधिक आवश्यकता है। तो आप यहां से जुड़ सकते हैं कि बंगाल विभाजन हुआ कब? 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन के पश्चात 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, कब? 1906 ईस्वी में बंगाल विभाजन एक बहुत बड़ी घटना थी भारतीय इतिहास की। इसके बाद 1906 में राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो बने दादा भाई नौरोजी। कौन बने? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने भी स्वराज के कंसेप्ट को आगे बढ़ाया, स्वशासन के कंसेप्ट को भी आगे बढ़ाया। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। कब? सन 1909 में, जब ये राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। आगे की बात समझ में यहां तक? इसके बाद की अपन बात करें तो 1922 ईस्वी में, कब? 1922 ईस्वी में सर्वप्रथम 1922 में सर्वप्रथम गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान जो होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। लिखिए, सन 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। इच्छा अनुसार होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अकॉर्डिंग टू द इंडियंस। इंग्लिश में अगर आप लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अकॉर्डिंग टू द इंडियंस। यह मांग किसने रखी? महात्मा गांधी ने रखी। कब रखी? 1922 में रखी। ये जो फैक्ट्स है ये आप याद करते चले क्लास के साथ साथ, तभी मैं इनको 2 से 3 बार तक रिपीट कर रहा हूं। एक बार फिर से आप सुन लें। शुरुआत से अपन शुरू करते हैं। संविधान सभा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर हेनरी मेन, जो कि ब्रिटेन के कानूनविद थे, उन्होंने किया था। ठीक है। उसके बाद इसका व्यावहारिक रूप सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस ने लागू किया था, यानी कि संविधान सभा का निर्माण किया था। उसके बाद अगर अपन भारत की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग की और संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ और बंगाल विभाजन के उपरांत जब 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्होंने भी स्वराज के कंसेप्ट को आगे बढ़ाया
और उन्होंने भी स्वशासन की मांग की। उसके बाद 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान को भारतीयों के अनुसार निर्मित करने की मांग रखी। अब अगर आगे की अपन बात करें तो आगे चलकर एक पार्टी का निर्माण हुआ, स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी का निर्माण कब हुआ? 1924 ईस्वी में। कब हुआ? 1924 ईस्वी में। एक क्रोनोलॉजी बन रही है जिसे आप अपने नोट्स में मेंशन करते चलें। इनकी मांग थी, क्या थी? मांग। और मांग क्या थी इनकी? मांग थी कि भारत में संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया जाए। क्या किया जाए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया जाए। किसकी मांग थी? स्वराज पार्टी की। स्वराज पार्टी कब गठित हुई? 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में गठित स्वराज पार्टी की मांग थी कि भारत में संविधान सभा का निर्माण किया जाए। इसके बाद इस पार्टी की और गांधी जी की मांग को देखते हुए साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन कब? नवंबर 1927 में ब्रिटेन में किसका गठन हुआ? साइमन कमीशन का गठन हुआ। कब हुआ? नवंबर 1927 में। और ये भारत कब पहुंचा? ये भारत पहुंचा 3 फरवरी। कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को यह साइमन कमीशन भारत पहुंचा। इसके अध्यक्ष, ये याद करने वाली चीज है, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके चेयरमैन कौन थे? सर साइमन, सर साइमन अल्सब्रुक। इसके अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष। किसके? साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। ठीक है। अब देखिएगा, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में आया और 1928 में ही 1928 में ही मोतीलाल नेहरू ने, किसने? मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। कौन सी रिपोर्ट पेश की? नेहरू रिपोर्ट। ठीक है। अब यहां तक बातें होती चली गई, कमीशन बनकर के भारत पहुंच गया था। लेकिन जब औपचारिकता की बात आती है तो औपचारिक रूप से सर्वप्रथम फॉर्मल डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके द्वारा की गई? एम एन रॉय के द्वारा। एम एन रॉय, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। 1934 ईस्वी में एम एन रॉय के द्वारा औपचारिक रूप से संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई थी। और एम एन रॉय का अगर आपको पूरा नाम याद रखना है तो इनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय। क्या नाम था? मानवेंद्र नाथ रॉय इनका पूरा नाम था। और इन्होंने सर्वप्रथम औपचारिक रूप से 1934 ईस्वी में संविधान सभा के निर्माण की मांग की। ठीक है। फिर 1935 ईस्वी में, कब? 1935 ईस्वी में क्या हुआ? इसी औपचारिक मांग को, संविधान सभा की इसी औपचारिक मांग को कांग्रेस ने 1935 में अपनी आधिकारिक मांग बना लिया, अपनी ऑफिशियल डिमांड इसको घोषित कर दिया। कब? 1935 ईस्वी में। तो आप लाइन लिख सकते हैं, इसके अंदर आप नोट्स लिख बना रहे हैं तो लिखिए, संविधान सभा की औपचारिक मांग एम एन रॉय द्वारा 1934 में की गई। संविधान सभा की औपचारिक मांग एम एन रॉय द्वारा 1934 ईस्वी में की गई।
संविधान सभा की औपचारिक मांग एमएन रॉय द्वारा 1934 ईस्वी में की गई तथा तथा संविधान सभा की इसी औपचारिक मांग को तथा संविधान सभा की इसी औपचारिक मांग को कांग्रेस ने 1935 में कांग्रेस ने 1935 में अपनी आधिकारिक मांग बना लिया अपनी आधिकारिक मांग बना लिया संविधान सभा की इसी औपचारिक मांग को कांग्रेस ने 1935 ईस्वी में अपनी आधिकारिक मांग बना लिया। अब आधिकारिक मांग कांग्रेस की बन गई, उसके बाद अपन चर्चा करें तो मैं आपको बताऊं कि 1939 ईस्वी में, कब 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। किसकी शुरुआत हो गई? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो ब्रिटेन ने जीत हासिल की भारतीय सैनिकों की बदौलत, और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने कहा कि आप हमारे साथ युद्ध लड़िए, हमारे पक्ष से आप युद्ध लड़िए, हम आपको आज़ादी दे देंगे। लेकिन उसके बाद जब ब्रिटेन युद्ध जीत गया फिर भी आज़ादी नहीं दी गई। अब ब्रिटेन को जीतने के लिए भारतीय सैनिकों की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ी, लेकिन इस बार भारतीय माने नहीं। इस बार ब्रिटेन जर्मनी से दबता ही चला जा रहा था, जर्मनी ब्रिटेन पर हावी होता चला जा रहा था। इसी डर से आगे 8 अगस्त 1940 को, कब है? 8 अगस्त 1940 को क्या आया? अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव लाया गया, और ये अगस्त प्रस्ताव जो था ये किसने पेश किया? ये किया था लिनलिथगो द्वारा। किसके द्वारा? लिनलिथगो द्वारा। किसके द्वारा पेश किया गया? लिनलिथगो द्वारा पेश किया गया। इसमें सिफारिशें क्या की गई थी वो लिखिएगा। तो आप पहले एक लाइन बनाइए कि 8 अगस्त 1940 को लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। 8 अगस्त 1940 को लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव की प्रमुख सिफारिशें निम्न थी। इस प्रस्ताव की प्रमुख सिफारिशें निम्न थी। इस प्रस्ताव में पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद आपको मैं लिखवा दूंगा। पहली इसकी जो सिफारिश थी वो थी, भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। क्या था? भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा। ये बात कह दी गई थी कब? अगस्त प्रस्ताव में। क्या कहा गया? पहली सिफारिश क्या थी? भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कोई भी संविधान भारतीयों पर थोपा नहीं जाएगा। भारत में जो संविधान बनेगा वो भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। ये बात अगस्त प्रस्ताव में बोल दी गई थी। उसके बाद दूसरी बात यह कही गई कि हमको एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन करना पड़ेगा। किसका गठन करना पड़ेगा? युद्ध सलाहकार समिति का गठन करना पड़ेगा। अगर भारतीय इस युद्ध में उतरते हैं तो उसके लिए भारतीयों को युद्ध सलाहकार समिति की आवश्यकता पड़ेगी। तो अपन को युद्ध सलाहकार समिति का गठन करना होगा। उसके बाद तीसरी बात कही गई कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में जो
गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सभा थी, उसमें अधिक संख्या में यानी ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारतीयों का शामिल किया जाना चाहिए। क्या क्या कहा गया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सभा में अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को शामिल किया जाएगा। अब लिखिए, ये तीन बात मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी। अब लिखिए, निम्न सिफारिशें की जाएंगी। इसके बाद पहली सिफारिश लिखिए, भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा या निर्मित किया जाएगा। भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा या निर्मित किया जाएगा। दूसरी लिखिए, एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। तीसरी सिफारिश लिखिए, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अधिक संख्या में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। ये तीन मुख्य सिफारिशें किसकी थी? अगस्त प्रस्ताव की थी। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। उसके बाद 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? लेन लिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया, जिसकी प्रमुख तीन सिफारिशें कौन कौन सी थी? पहली थी, भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। दूसरी सिफारिश थी, एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। तीसरी सिफारिश थी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। ये तीन मुख्य सिफारिशें किसकी थी? अगस्त प्रस्ताव में की गई थी। अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 8 अगस्त 1940 को। किसके द्वारा पेश किया गया? लिन लिथगो द्वारा। आ गई क्या बात समझ में? चलिए, अब इसके बाद बात आती है क्रिप्स मिशन की। कौन से मिशन की? क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन ये आया 24 मार्च। कब आया? 24 मार्च 1942 को। हेडिंग बनाइए क्रिप्स मिशन और लिखिए, कोष्टक में लिख दीजिए 24 मार्च 1942। इस क्रिप्स मिशन में जो अध्यक्ष थे, जो चेयरमैन थे इस मिशन के, वो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन थे इसके अध्यक्ष? स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। इस मिशन के आने के बाद गांधी जी ने कहा, पास्ट डेफ्ट चेक। किसकी अवधारणा गांधी जी ने दी? उत्तर तिथीय चेक की अवधारणा किसने दी? गांधी जी ने। किस चेक की अवधारणा दी? पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर तिथीय चेक की अवधारणा गांधी जी ने दी। तो लिख दीजिए, इस मिशन में गांधी जी ने उत्तर तिथीय चेक की अवधारणा दी। अगली लाइन लिखिए, क्रिप्स मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण की बात को स्वीकार किया। या फिर यूं लिखिए, क्रिप्स मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण के प्रस्ताव को
स्वीकृत कर लिया। क्रिप्स मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया। ये बात हो गई क्रिप्स मिशन की। ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अपन इन ये जो टॉपिक्स हैं इनको जितना अपन के लिए आवश्यक है उतना ही पढ़ेंगे। ज्यादा पढ़ने से इसमें अपन को कोई फायदा नहीं होने वाला। जितना क्रक्स अपन को मिल जाए उतना ही अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। अपन मैं आपको केवल और केवल जो परीक्षा उपयोगी चीजें हैं वही इन क्लासेस के द्वारा उपलब्ध करवाना चाह रहा हूं। इसके बाद अब देखिए, क्रिप्स मिशन कंप्लीट हो गया। आप सोच रहे हैं कि क्रिप्स मिशन है कि एक एक पेज के नोट्स लोग बनवा देते हैं, लेकिन क्रक्स मैं आपको केवल क्रक्स दे रहा हूं। इतनी ही आवश्यकता अपन को क्रिप्स मिशन से पड़ेगी। प्रश्न अगर क्रिप्स मिशन से बनेंगे तो इन्हीं 2-4 लाइनों से बनेंगे। उसके बाद बात आती है कैबिनेट मिशन की। इससे पहले 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, जापान का पतन हो गया हिरोशिमा नागासाकी के बाद, और अमेरिका एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा। आगे क्या बात समझ में? 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, जापान का पतन हो गया और अमेरिका का उदय हो गया। क्रिप्स मिशन जो था, क्रिप्स मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को। कब आया? 24 मार्च 1946 को। इस क्रिप्स मिशन के 3 सदस्य थे। कौन थे? कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। इसके जो अध्यक्ष थे, कौन थे? अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस। कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। उसके बाद इसके 2 अन्य सदस्य थे। एक थे एवी अलेक्जेंडर, और एक नेहरू जी के मित्र स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। अध्यक्ष कौन था? सर पैथिक लॉरेंस। और अन्य 2 सदस्य कौन कौन थे? एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 6 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? संविधान सभा का गठन कर दिया गया। क्या कर दिया गया इसकी सिफारिश पर? 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन कर दिया गया। आगे क्या बात समझ में? अब देखिएगा, संविधान सभा का गठन करने की बात रखी गई, गठन भी हुआ, लेकिन किस तरह से सदस्यों को चुना जाए ये तो है नहीं। संविधान सभा समान जो कानून बनने हैं वो लोगों पर लागू होने हैं, और लोगों पर जो कानून लागू होंगे वो लोगों के अनुसार ही बनाए जाने चाहिए। वो जनता के द्वारा ही बनाए जाने चाहिए, जनता की आवश्यकताओं के अनुसार ही बनाए जाने चाहिए। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति से यह पूछना कि इस कानून को किस प्रकार से बना जाए, ये तो संभव था नहीं। इसके लिए निर्धारित किया गया कि 10 लाख लोगों पर, कितने लोगों पर? 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति को चुनकर भेजा जाना चाहिए। यानी कि एक व्यक्ति 10 लाख लोगों का, प्रति 10 लाख लोगों का एक व्यक्ति क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करेगा, रिप्रेजेंटेशन करेगा।
ये बात पूछी जा सकती है परीक्षा में कि संविधान सभा में निर्वाचित जो सदस्य थे वो कितने कितनी जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना गया था। तो चुना गया था 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति का चुनाव किया गया था। अब संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? संविधान सभा के कुल सदस्य थे 389। कितने थे? 389। 389 में से 296 थे प्रांतों से, 296 थे प्रांतों से, और 93 थे देशी रियासतों से, देशी रियासतों से। अब ये जो 296 थे, सॉरी 269 लिख दिया, 296 जो थे, इन 296 में से 292 तो थे राज्यों के, प्रांतों के, स्टेट्स के, और 4 थे चीफ कमिश्नरी प्रांतों से, या फिर यूं कहूं अंग्रेजी शासित प्रदेशों से। चीफ कमिश्नरी 4 प्रदेश कौन कौन से थे वो आप लिख सकते हैं। पहला था अजमेर मारवाड़, पहला क्या था? अजमेर मारवाड़। दूसरा था दिल्ली, तीसरा था बलूचिस्तान, और चौथा था कुर्ग कर्नाटक। कौन सा था? कुर्ग कर्नाटक। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों का के नामों का मैं रिपीटेशन कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। पहला अजमेर मारवाड़, दूसरा दिल्ली, तीसरा बलूचिस्तान, चौथा कुर्ग जो कि कर्नाटक में स्थित है। इन 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से और अन्य 292 स्टेट्स से और 93 देशी रियासतों से कुल 389 सदस्य चुने गए थे संविधान सभा के लिए। और ये जो सदस्य थे ये प्रत्येक व्यक्ति 10 लाख व्यक्तियों का क्या कर रहा था? प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। एक बार फिर से इसका दोहराव अपन कर लेते हैं। देखिएगा, संविधान जो होता है उसका अर्थ होता है समधन विधान, इसका संधि विच्छेद होता है, और इसका अर्थ होता है समान विधान, यानी कि सभी लोगों पर समान रूप से लागू किए गए नियम और कानून ही संविधान कहलाता है। संविधान लिखित भी होता है, अलिखित भी होता है। अपना जो भारत का है वो लिखित है, आगे क्या बात समझ में। और इसके बाद भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब मैं बात करूं कि संविधान सभा जो शब्द है, संविधान सभा शब्द सर्वप्रथम सर हेनरी मैन ने प्रयुक्त किया था, जो कि ब्रिटेन के कानूनविद थे, और सर्वप्रथम व्यवहारिक रूप से संविधान सभा शब्द जो था, संविधान सभा का जो गठन था वो व्यवहारिक रूप से व्यवहार में जो लाए वो थे अमेरिका और फ्रांस। उसके बाद अपन बात करते हैं भारत की, तो भारत में सर्वप्रथम 1995 में स्वशासन की मांग करते हुए, स्वराज की मांग करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया था। उसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन जैसी बड़ी घटना भारत में घटित हुई। 1906 में दादा भाई नौरोजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और उन्होंने भी स्वराज के की अवधारणा को आगे बढ़ाया, इसको भी उन्होंने भी बढ़ावा दिया। उसके बाद 1922 में गांधी जी ने भारतीय संविधान को भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनाने की बात रखी। 1924 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ, जिसकी मांग थी कि संविधान सभा का निर्माण किया जाए। और उसके बाद साइमन कमीशन नवंबर 1927 में ब्रिटेन में गठित हुआ। कहाँ गठित हुआ? ब्रिटेन में। कब हुआ? नवंबर 1927 में। और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। कहाँ पहुंचा? भारत पहुंचा 3 फरवरी 1928 को।
अब देखिए साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो थे सर साइमन अल्सब्रुक, इसके अध्यक्ष थे। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उसके बाद औपचारिक रूप से एम एन रॉय ने 1934 में संविधान सभा या फिर स्वशासन या फिर संविधान निर्माण की बात रखी, और औपचारिक इसी औपचारिक मांग को 1935 ईस्वी में कांग्रेस ने अपनी आधिकारिक मांग घोषित कर दिया था। उसके बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लेलितगो द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया, जिसके अध्यक्ष थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स। उसके बाद कैबिनेट मिशन भारत आया। कब आया? 24 मार्च 1946। ये क्यों आया था? क्योंकि मार्च 1945 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, जापान विध्वंस हो चुका था जापान का। उसके बाद अमेरिका का उदय हुआ, और अमेरिका ने ब्रिटेन को कहा कि आप जो ये उपनिवेश के नाम पर अलग अलग जगहों पर जो कब्जा कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। इसके बाद भारत में कैबिनेट मिशन आया। कब आया? 24 मार्च 1946 को। इसके 3 सदस्य थे, 3 लोग कैबिनेट मिशन के रूप में भारत में आए थे। पहला था जो अध्यक्ष थे वो थे सर पैथिक लॉरेंस। 2 अन्य सदस्य इनके थे एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये भारत में संविधान सभा के निर्माण की बात करते हैं 6 दिसंबर 1946 को, और इसके अंदर 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रकार से भारत की संविधान सभा में कुल 389 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, चुने जाते हैं। इनमें से 296 सदस्य प्रांतों से थे, जिनमें से 292 सदस्य राज्यों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। देशी रियासतों से 93 सदस्य चुने गए थे। इतनी बात आज की इस क्लास में अपन ने की, इसका रिवीजन भी अपन ने कर लिया। होपफुली आपको इतनी सब चीजें समझ में भी आई होंगी, और उम्मीद करता हूं कि ये कक्षाएं आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने में, नया रास्ता प्रदान करने में आपकी मदद करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें। अपने प्रियजनों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस क्लास को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस क्लास का फायदा मिल सके और हमारा भी मनोबल बढ़ सके। अगर आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारा भी हौसला अफजाई होता है, हमारा भी मनोबल बढ़ता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। लेकिन आप से मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव दें कि किस प्रकार से हम अपनी इन क्लासेज को और बेहतर बना सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमको दें, और हम अपनी क्लासेज में उन सुझावों को लागू करने का पूरा प्रयास करेंगे, और प्रयास ही नहीं, उन सुझावों को हम अपनी क्लासेज में लागू भी करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करते रहिए। अच्छे ढंग से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।